गुड मॉर्निंग, जुम्मा मुबारक आप सबको। सुबह खैर, हंसती मुस्कुराती सुबह के साथ जनाब मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे इस वक्त ठीक ठाक होंगे और एक खुशहाल और इत्मीनान बख्श जिंदगी जीने की भरपूर कोशिश भी कर रहे होंगे। और आज जैसे कि आपको पता है जुम्मे का मुबारक दिन है, तो क्यों ना अपने प्रोग्राम का आगाज भी हम एक खूबसूरत हदीस मुबारका से ही करें। तो हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि इंसानों को जन्नत में सबसे ज़्यादा दाखिल करने वाली कौन सी ऐसी चीज़ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तकवा और खुश अखलाकी। तकवा और खुश अखलाकी दो ऐसी सिफतें हैं जो इंसान को दुनिया में भी कामयाबी से हमकनार करती हैं और आखिरत में भी कामयाब करती हैं। तो खुश अखलाक होने की आदत लोगों के दिलों में आपकी इज्जत ज़्यादा कर देती है। और मेरा ख्याल भी यही है कि इज्जत वही होती है जो किसी की दिल से ही की जाए। और कल मैं एक जगह पढ़ भी रही थी कि इज्जतदार शख्स दूसरों को भी इज्जत से ही नवाजता है। तो इसलिए आप भी चाहते हैं कि आपकी इज्जत की जाए, तो आपको दूसरों की भी इज्जत करना सीखना है और दिल से एहतराम भी करना है और उनकी इज्जत भी करनी है। बढ़ते हैं अपनी पहली स्टोरी की तरफ और कुछ बात कर लेते हैं सेहत और फिटनेस के हवाले से। और जनाब, नामुनासिब जो डाइट है और अनहेल्दी डेली रूटीन की वजह से फिटनेस एक बहुत ही अहम मसला बनता जा रहा है। हमारा मोटापा हो, ओवरवेट होना और बॉडी डी शेप होना एक आम शिकायत बनती जा रही है। और एक हालिया तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में 25% आबादी मोटापे और 60% आबादी जो है वो ओवरवेट का शिकार है। और ये मसला पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में तेजी के साथ फैलता ही जा रहा है। और ख़ास तौर पर अगर बच्चों की बात की जाए तो बच्चों में मोटापे की शरह में मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है। और पाकिस्तान में स्कूल जाने वाले 20% बच्चे मोटापे का शिकार हैं। और कोरोना की वबा के बाइस इस शरह के दुगने होने का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। मोटापा और वजन में इजाफा मुख्तलिफ बीमारियों की अहम वजह भी बनता है। और मोटापा ना सिर्फ शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, फॉलेज और जिगर के नाकारा होने का सबब भी बन रहा है, बल्कि मोटापे के शिकार अफराद की जो कुव्वत मुदाफ़त है वो भी कम होने के बाइस वो कोरोना और जो दीगर मुतअद्दिद अमराज है उसमें मुब्तला हो रहे हैं। मोटापे को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, वजन कंट्रोल में रखने के लिए डाइट और ख़ास तौर पर सब्जियों का इस्तेमाल कितना ज़रूरी है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है रबैका तारिक हैं जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं। रबैका, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसी हैं आप? जज़ाकल्लाह, अल्लाह के शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रबैका, हम जैसे मोटापे की बात करें और ये एक मुसीबत ही बनती जा रही है और जिसको हम लोग खुद ही अपने ऊपर तारी करते हैं, तो हमें बताइएगा कि बुनियादी तौर पर कौन सी ईटिंग हैबिट्स होती है जिसकी वजह से हम मोटा होना शुरू हो जाते हैं? अच्छा, इसके अंदर ये है कि मैं भी देखी थी, आप जो इंट्रोडक्शन भी दे रही थी बिल्कुल ठीक था। इसकी सबसे बड़ी वजह, सबसे जो मेन वजह है वो है इम्बैलेंस, यानी कि मतलब बीच में ना इतदाल नहीं है। जो हम खा रहे हैं और जो हम खर्च कर रहे हैं, यानी व्हाट वी आर टेकिंग इनसाइड, जो हम कैलोरीज की शक्ल में ले रहे हैं हम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। आप देखें जैसे एथलीट्स होते हैं फॉर एग्जांपल, उनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट्स 3000, 4000, 5000 तक हम उनको देते हैं बिकॉज उनकी हाई लेवल की इंटेंसिटी वर्कआउट होते हैं, उनकी रनिंग होती है, ये सारा कुछ इसलिए। लेकिन उनकी एक्टिविटी में अगर एक बंदा जो कि एथलीट नहीं है, जो बैठा हुआ है और वो सिर्फ खा रहा है, और आजकल क्या आपको पता है फूड चेन्स के बाद फिर वो स्टोरी सिर्फ फूड चेन्स पे नहीं खत्म होती। फूड चेन के बाद बच्चे जो हैं अब वो मील को अपसाइज कराते हैं, वो नॉर्मल भी नहीं रहता। जब हम लोग छोटे होते थे तो 250 ml की पेप्सी या मरिंडा मिलती होती थी, तो वो भी कभी वंस इन अ ब्लू मून हम लोग हमारे लिए एक फीस्ट होती थी। ये बच्चे जब लेते हैं तो इट्स 500 ml और वो पूरी, और उसके बाद दे वांट टू हैव मोर, उसके बाद मजीद वो रिफिल भी कराया जाती है। रिफिल भी कराया जाता है बिल्कुल, बहुत सी जगहों में आपको पता है ये ऑप्शन है। अच्छा, फिर जब जाहिर है वो बच्चे, जैसे कि अभी पेंडेमिक का आपने जिक्र किया, कोविड जो है उसमें पहले ही बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम exactly. बहुत ज़्यादा कम थी। अब जब से कोविड आया, आपको पता है बच्चे एक सोफे के ऊपर बैठ के गैजेट पकड़ के ऑनलाइन क्लास लेते हैं और उसके बाद वो वहीं बैठे रहते हैं, वहीं अपना नाश्ता करते हैं और उसके बाद फिर वो वहीं से उठते भी नहीं है, सिर्फ अगर वॉशरूम वगैरह जाना वो जाते हैं, उसके बाद वहीं पे आके बैठ के दोबारा से अपने होमवर्क करके और ऑनलाइन पे ही अपने यूट्यूब चैनल्स और वो अपनी गेम्स और वो ही लगा लेते हैं। फिजिकल एक्टिविटी जो पहले स्कूल्स में जाके बहुत, अब दोबारा से अल्लाह का शुक्र है हाइब्रिड लर्निंग प्रोग्राम दोबारा से हुकूमत ने शुरू किया, यानी 3 डेज बच्चों के स्कूल ऑन है, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हुई है इस सब में। वहीं बैठे रहते हैं, वो वहीं बैठ के खाते हैं और उसके बाद वो जो खा रहे हैं वो नहीं खर्च हो रहा क्योंकि उनकी फिजिकल एक्टिविटी वो भाग दौड़ नहीं कर रहे। तो ये दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस।
उसके अलावा जो दूसरा मतलब एक एनर्जी इंटेक जो हम खा रहे हैं और जो हम खर्च कर रहे हैं उसमें बैलेंस नहीं है, हम खा ज़्यादा रहे हैं और खर्च बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। ये एक सबसे बड़ी वजह है। फिर दूसरी वजह है कि एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस बहुत होते हैं कि हमें इर्द गिर्द, जैसे इन बच्चों को ही ले लें, पीयर प्रेशर, स्कूल जाते हैं जो बच्चे दूसरे लंच लेके आए हुए होते हैं उनको ये बहुत ज़्यादा बच्चे करते हैं कि वो फलाना मेरा फ्रेंड जो था जो ये लेके आया हुआ था, उसकी मामा ने उसको जो है वो एक क्रिस्प्स का पैकेट दिया हुआ था और साथ में जूस लेके आया हुआ था। साथ साथ हम खैर वेजिटेबल्स का भी आपने जिक्र किया, हम उनकी भी बात करेंगे। हाँ जी। अच्छा, तो उसमें फिर ये है कि इसलिए इन सब चीज़ों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, फिर जेनेटिक्स भी हमारी ओबेसिटी के अंदर आती हैं, लेकिन अब जो बेसिक वजह है ना जेनेटिक्स के बाद भी ये रिसर्चर्स ने प्रूव किया है कि जीन्स हैं आपके मोटापे वो एक फैक्टर है। हाँ। लेकिन ये इनटेक उसको डबल कर रही है, ये उसको ज़ाहिर मजीद वो कर रही है। आपको पता है कि आपके अंदर फैमिली के अंदर एक टेंडेंसी है, नीड टू बी, आपको चाहिए कि आप उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से बर्न करें, अपनी कैलोरीज को जो ले रहे हैं उसको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करें, बैलेंस्ड इनटेक लें। तो क्या हम रेबेका अगर हम जैसे हमारे अगर जीन्स में है ओबेसिटी है तो क्या हम फैटी चीज़ें जैसे कि पराठा, चावल, गोश्त वगैरह जितनी भी फैटी चीज़ें आ जाती हैं उनको अगर मुनासिब मिकदार में खाएं, एतदाल में रहकर खाएं, भूख रख कर खाएं जो कहा भी जाता है, तो क्या हम मोटापे से बच सकते हैं? बिल्कुल बच सकते हैं। ये तो कहीं देखिए, मैं अपने बच्चों को पराठा नाश्ते के अंदर मैं देती हूँ, ठीक है। उसके बाद किसी दिन पराठा ले जाते हैं, किसी दिन वो स्लाइस खा लेते हैं, लेकिन उसमें ये कभी वो रोटी भी खा लेते हैं। ये बैलेंस करने की बात है और मुझे पता है कि वो सारे दिन में उनकी एक्टिविटी क्या होगी। अगर क्यों अल्लाह ताला ने ये चीज़ें हम पे हलाल की हैं, हमें ये सब खानी चाहिए, लेकिन मसला ये कि इतदाल खत्म हो गया। हम खाते बहुत ज़्यादा, एक पराठे के ऊपर बस नहीं होती, 2-2 3-3 पराठे। फिर उसके ऊपर देखें, जब मैं अपने क्लाइंट्स को काउंसिल कर रही थी मैं उनको बताती हूँ कि आप 1 टीस्पून देसी के ऊपर से खाएं, तो कहते हैं 1 टीस्पून हल्की बंद है। तो ये मसला ख़राब है जब वो उस पर बहुत ज़्यादा वो खाया जाएगा। फिर जो सालन साथ में लिया जा रहा है, ये जो अंडा है, अंदर भी बहुत ज़्यादा ऑयल डाला होता है। आप फ्राई अंडा बना रहे हैं, आप उसको क्या कहते हैं नॉन स्टिक में 2 से 3 कतरे डालें, उसके ऊपर रख के उस पर ढक्कन दे दें, वो कुक हो जाएगा। लेकिन हम जब तक उसको ढेर सारे तेल के अंदर तल नहीं लेते और वो उसकी शक्ल अच्छी सी प्यारी सी निकल नहीं आती, हम पोस्ट खा सकते हैं, उबलते हुए पानी के अंदर अंडा डाल के खा सकते हैं। अंडा भी जरूर खाना चाहिए, बच्चों के लिए तो खास तौर पर बहुत ज़रूरी है। लेकिन हाँ, जो कोलेस्ट्रॉल जिनको इशू है बड़ों को, उनके लिए ज़्यादा थोड़ा सा एहतियात। लेकिन अब जिन्होंने एहतियात नहीं की, अब जैसे मर्द हजरात की बात की जाए तो उनकी तून निकल आती है, डाइट नहीं करते वो, और ख़वातीन के भी बेडोल से जिस्म हो जाते हैं, समझ नहीं आती। अब तो अगर इस स्टेज पर पहुंच जाए दोनों ही लोग, तो फिर कैसे उन्हें अपनी डाइट को कंट्रोल करना चाहिए? कौन कौन सी चीज़ों का इंटेक ज़्यादा और कौन सा कम कर देना चाहिए? अब इसके अंदर ये कि जैसे आपने कहा तो निकलने का, ये एप्पल शेप हम इसको कहते हैं, ये सेब वाली मोटापा, क्योंकि वो गोल से होते हैं, उनकी पेट वैसे निकला होता है। और औरतों के अंदर पियर शेप्ड, जो मतलब नाशपाती की शक्ल के ऊपर से वो, और नीचे से लोअर एब्डोमिनल वजन ज़्यादा होता है निचले वाले हिस्से में। अब ये हो जाता है जब लेट्स से कोई क्लाइंट आया है तो मैं उससे पहले सारी उसकी डाइट हिस्ट्री ली जाती है, उससे पूछा जाता है कि वो क्या खा रहा है, उसकी फिजिकल एक्टिविटी क्या है। अच्छा। मोस्टली तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम होती है, और कोविड में तो बिल्कुल नहीं रही, आपको पता है लोग बाहर नहीं निकले और अब बिल्कुल पार्क्स में नहीं जा रहे। अब उनके लिए ये है कि एक तो बैलेंस्ड इंटेक, नाश्ता दिन का सबसे ज़रूरी खाना है। मैं हमेशा नाश्ते से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि इसका मतलब ही ब्रेक द फास्ट है, यानी कि आपने जो पिछले 12 से 13 घंटे से कुछ फाके पे हैं आप, उसको आपने ब्रेक करना है। बिकॉज नाश्ता वो पहली एनर्जी होगी जो आपके ब्रेन को मिलेगी, जिससे उसने बॉडी का सिस्टम स्टार्ट करना है। तो अगर आप वही नहीं करेंगे तो आप तो इन्हें तो बहुत लंबा गैप दे दिया ना। तो बॉडी भी एक मशीन है, उसने एनर्जीज को बर्न करना है, वो कैसे करेगी जब तक वो एक्टिवेट ही नहीं हो। बिल्कुल। तो इसलिए सबसे पहले नाश्ता, और नाश्ते के अंदर बहुत अच्छी ऑप्शंस हैं। जिनका वेट ज़्यादा है वो बेशक पराठा ना लें, वो रोटी खा सकते हैं, वो साथ में सालन ले सकते हैं, वो अंडों की सफ़ेदियों का ऑमलेट बना के खा सकते हैं। लेकिन क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। क्वालिटी में ये है कि अंडे की सफ़ेदियाँ तो खाना शुरू कर दी, लेकिन वही बात है कि उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल डाला हुआ है। अब ऑमलेट के अंदर आप अच्छी वेजिटेबल्स डालें, आप उसमें शिमला मिर्च डाल सकते हैं, उसमें बंद गोभी ऐड कर लें, उसमें कलर के लिए टमाटर ऐड कर लें, प्याज डाल लें, तो वो एक तो फिलिंग होगा, उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, और वो आप आराम जब खाएंगे तो वो आपका मुतमईन आपको करेगा। अच्छा, और उसके बाद साथ में हमेशा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, फ्रूट्स का ये है कि इट्स ऑलवेज बेटर कि आप उनको, जैसे अगर दलिया आप ले रहे हैं नाश्ते के, ठीक है। अच्छा, दलिया गंदम का है या जौ का दलिया है, उसको पानी में बॉईल करें, फिर उसके अंदर दूध ऐड करें और मलाइयाँ ना ऐड करें उसके अंदर, और उसके बाद उसके अंदर आप जब वो आपका रेडी है तो उसके अंदर आप फिर चिया सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसमें तुख मलंगे डाल सकते हैं, आप उसमें फ्लैक्स सीड्स डाल सकते हैं, अलसी जिसको हम कहते हैं। आप उसके अंदर जो सीजनल फ्रूट है आपके पास इस वक्त आजकल सेब बहुत अच्छा आ रहा है, आप सेब डालें, आप उसके अंदर एक बनाना ऐड कर लें, उसके अंदर एक 3 से 4 या हैंडफुल है, मतलब एक मुट्ठी, छोटी मुट्ठी आप नट्स की ऐड कर लें, तो ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। आप देखें जब वो खाएंगे, बड़ा एक बहुत ताकतवर मील है, और अगर उसके बाद भी भूख रहती है 2 बॉइल्ड अंडे की सफ़ेदियाँ खाएं, बिल्कुल, तो बेहतरीन नाश्ता हो गया।
और अच्छा, या फ्रूट्स आप इस तरह ले लें, या फिर इट्स ऑलवेज बेटर कि आप उनको स्नैक्स के तौर पे लें। जैसे नाश्ता किया, उसके 3 घंटे बाद 11 बजे जब भूख की क्रेविंग हो, आप फ्रूट खा लें, आप 2 खजूरें खा लें। ये उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ जो कि ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, क्योंकि इसके अंदर पोटाशियम बहुत अच्छा होता है खजूर के अंदर, जो ब्लड प्रेशर को लो करता है। लेकिन अब ये वाली जो बातें हैं ये हर एक के लिए डिफरेंट हैं। जो किडनी पेशेंट्स होंगे उनके लिए ज़ाहिर है वी नीड टू बी केयरफुल, वो खजूर उस तरह नहीं ले सकते, या वो ले भी सकते हैं तो वो हम उनकी लैब वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली बताएंगे। अच्छा, अब उसके बाद और पानी का इस्तेमाल दिन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन रुबैका, हम देखते हैं कि मतलब जैसे आपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की बात की है, और ये हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। और अगर कभी न्यूट्रिशंस के पास हम लोग चले भी जाएं तो वो सजेस्ट भी यही करते हैं कि जनाब चावल भी छोड़ दें, रोटी भी छोड़ दें, इसमें फ़ैट है। पीछे हमारे पास ऑप्शन सिर्फ फलों और उसका ही बचता है, सब्जियों का। तो आपको नहीं लगता कि ऑप्शन बचता है और वो हमारे लिए सेहतमंद भी है, लेकिन हमें से दूर बहुत है? हाँ, तो इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि आप बैलेंस, जैसे कद्दू खाली खाने की बजाय उसके अंदर बोटी एक डाल लें गोश्त की, डेली बेसिस पे नहीं, हफ्ते में 2 दफ़ा, ठीक है। मुर्गी जो है वो भी खाई जा सकती है, उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी वेरी करिए। अगर आपने बहुत ज़्यादा ऑयल ऐड किया हुआ है और आप टेस्ट चाहते हैं कि अच्छा टेस्ट आए और आपकी तो आप कद्दू चिकन पका लें, ठीक है। जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, जिनको ब्लड प्रेशर का मसला है, वो कद्दू चिकन खा सकते हैं, वो गोश्त उस पर हाथ हल्का रखें। जो रोटी है उसके अंदर फैट्स उस तरह नहीं होते हैं, एक्सेस रोटी बाद में जाके फैट्स में तब्दील होगी, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, स्टार्चेस होते हैं उसके अंदर। और इसी तरह बाकी आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की जो बात करें तो वो तो वाकई में अल्लाह ताला का बहुत बेहतरीन तोहफा है। और पाकिस्तान को तो अल्लाह ताला ने 5 तरह के मौसमों से नवाजा है, और हमारे पास इतनी तरह तरह के फल और सब्जियां कि पूरी दुनिया में हम सप्लाई करते हैं। और हमारे पास रंग रंग के फल और सब्जियां, और फल और सब्जियों का बहुत बेनिफिट है, इनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। आप देखें जैसे दालें हैं, अब दालें छिलके के बगैर भी हैं और छिलके के साथ भी हैं। हाँ। मेरा ताल्लुक ज़रई फैमिली से है। माए दादा जो थे, मेरे दादा, उन्होंने 17 किताबें लिखी काश्तकारी के ऊपर, विच इज़ स्टिल अ रिकॉर्ड, अभी तक किसी ने इसको ब्रेक नहीं किया। वो हमेशा अम्मी को मना करते थे कि जी छिलके वाली दालें होंदियां ने ना, ए पकाया कर, जी जिन्ना दा छिलका लत्था होंदा वो नहीं पकानी, ठीक। और उसकी वजह वो ये बताते थे कि मैं जदों रावी जाना ना, उत्थे उन्होंने लम्बे कतारां सब्जियां दालां पाइयां होंदे ने धो के, ताकि उनका छिलका उतार दें वो। अच्छा, और तब ये उन जमानों की बात है, मैं 93 से पहले की बात करी, जब रावी साफ होता था, ठीक है। अब वो टाइम नहीं रहे हैं, तो अब तब वो मना करते थे कि घर में लाएं, भिगोएं और छिलका उतारें, और वैसे कोशिश करें छिलके के साथ खाएं, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। आपको पता है जो दालें होती हैं जब हम इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो हमारे पेट के लिए इतनी अच्छी हैं कि वो छोटे छोटे ना प्रीबायोटिक्स रिलीज करती हैं, जैसे कि प्रोपियोनेट्स होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो जब हमारे जिस्म के अंदर जाके स्टमक को रिलैक्स करते हैं, उसकी वजह से शुगर की एब्जॉर्प्शन डिलेड होती है, यानी वो देर से हजम होती है। डायबिटिक्स के लिए बहुत बेहतरीन बात है। तो अब देखें, उसके बाद फिर वेजिटेबल्स जितनी भी हैं उनमें इतनी तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, उनके रंग जो हैं, जैसे लाइकोपीन, टमाटर के अंदर लाइकोपीन होता है, उसका इतना ज़्यादा फायदा है कि वो एंटीऑक्सीडेंट, यानी खुदा ना खास्ता कैंसर से बचने के लिए ये वेजिटेबल, सब्जियां, दालें बहुत मुफीद है। एग्जैक्टली, इनका कोई वो नहीं। और वैसे भी रुबैका, एक तहकीक भी आई है, रिसर्च भी आई है कि जो लोग सब्जियां और फ्रूट्स और वर्जिश ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ना, इन चीज़ों का, फ्रूट्स का वर्जिश करते हैं और सब्जियां खाते हैं, वो ज़्यादा खुश रहते हैं। रंग है ना, रंग आप कब देखें, एक बोल सैलेड का है, आप उसके अंदर लाल वाली कैबेज डालें, क्योंकि आपको पता है सब्जियां जो है ना, उनकी इंटेक से मूड्स बहुत बेहतर होते हैं। आपको पता है डिप्रेशन को कम करती हैं, ये हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करती हैं, शुगर को कंट्रोल करती हैं, ब्लड प्रेशर को लोअर करती हैं। ये तो रिसर्चर्स हैव प्रूवन कि इनके इस्तेमाल से बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर भी कम हुआ है उन लोगों का, मोटापा तो कंट्रोल हुआ ही, ऑब्वियसली फाइबर की इंटेक बहुत ज़्यादा होती है। और आपको पता है अब अक्सर आप पेशेंट्स डॉक्टर्स के पास भी जाएं तो वो कहते हैं अपनी डाइट में थोड़ा सा फाइबर बढ़ाएं। बिल्कुल, उसकी वजह ये, और वो किससे हमें मिलता है, यानी हम गंदम का बगैर छना आटा इस्तेमाल करें, पूरी गंदम का। उसके बाद हम जो दलिया खा रहे हैं उसके अंदर बहुत अच्छा फाइबर है। फिर हम ये जो सब्जियां खा रही हैं, छिलके वाली सब्जियां बहुत बेहतर हैं, छिलके वाली दालें बहुत बेहतरीन हैं, उनका इस्तेमाल हमें करना चाहिए। जो फल हम छिलके समेत खा सकते हैं वो खाने चाहिए, जैसे सेब, अच्छी तरीके से वॉश करें। और बच्चों को भी खास तौर पे इनकी आदत डालें, बच्चे फलों से बहुत दूर हो गए, वो स्नैक्स में डिजर्ट्स बहुत पसंद करते हैं, आइसक्रीम्स हो गई, और उनको मीठा जितना मर्जी खिलाते जाएं, वो टेबल फूड की तरफ नहीं आएंगे। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। और आपको पता है कि बहुत बेहतरीन बात ये होती है कि आप फल को ना ग्राइंड करके इस्तेमाल करें, ठीक, रादर देन स्मूदी बना लें। बिल्कुल, उसकी स्मूदी बना लें, उसको ब्लेंडर के अंदर डाल के 2-3 फ्रूट्स को इकट्ठा करें, उससे फायदा ये होगा कि उसकी पल्प, उसका फाइबर उसके अंदर रहेगा। तो जब हम ये सारी आदत जो है फिर बचपन से ही स्टार्ट करनी चाहिए उनकी, ताकि वो बड़े होकर फिर वो उनको आदत पड़े कि भाई ये हम खाते आए, उनके टेबल से बर्ड्स जो है वो डेवलप हुए हों। जब घर में टेबल के ऊपर ये चीजें फॉलो होंगी, ये तभी पॉसिबल है। आपको पता है हमें बहुत चाहिए कि हम अपने बच्चों से बात करें, हम उनसे डिस्कस करें। उनको ये नहीं पता कि रोज़ाना वॉशरूम जाना
स्टूल पास करना कितना ज़रूरी है, दे डोंट नो, उनको नहीं पता जब तक आप उनसे पूछेंगे नहीं। मैं अपने बेटे से पूछूंगी तो वो मुझे कहेगा हाँ जी मैं गया था। कोशिश करें बच्चों की हैबिट्स बनाएं कि सुबह उठ के वॉशरूम चले जाएं, ठीक है, स्टूल पास करें, पूरा दिन उनका अच्छा गुजरेगा। ये हेल्दी लाइफस्टाइल है। हमारी ज़िंदगी जो है वो वॉल क्लॉक के हिसाब से चलती है, हम बॉडी क्लॉक को फॉलो नहीं करते। हम ये देखते हैं कि दोपहर के 2 बज के खाने का टाइम, नाश्ता बेशक हमने 11 बजे किया हो, पिछला डाइजेस्ट ही नहीं हुआ। Exactly. और ये भी देखना पड़ता है कि जो पेशेंट है उसकी रूटीन क्या है। अगर वो सुबह उठी 11 बजे आए तो फिर दोपहर का खाना बेशक हम निकाल सकते हैं, हम ना दें, हम उसको मॉर्निंग का एक अच्छा ब्रेकफास्ट दे दें जो कि ब्रांच और उसको करे, और शाम को एक अर्ली डिनर दे दें। रात को जल्दी खाना भी बहुत बेहतरीन होता है, उसके बाद इंसान ने सो जाना होता है, बॉडी का निजाम भी सो जाएगा, बिल्कुल, वो कैसे डाइजेस्ट करेगा। और दूसरा खाने की टाइमिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आपने जो टाइमिंग है आपने उसी हिसाब से खाना है। अगर सुबह अर्ली उठ गए हैं तो उसके आधे घंटे बाद आप लोगों को ब्रेकफास्ट लेना ही लेना है, बिल्कुल ले लेना, वो बहुत अच्छा है आपके लिए। रबैका तारिक हमारे साथ मौजूद थी, न्यूट्रिशनिस्ट है। रबैका, बहुत शुक्रिया आपका और आप यहाँ पर आई हैं। हम बात करते हैं जनाब मोटापे के हवाले से कि किस तरह हम अपनी डाइट के ज़रिए मोटापे को कम कर सकते हैं। तो इसके हवाले से आपने सुना कि एतदाल में रहकर खाना, दूसरा सब्जियां और फ्रूट जो है उनका लाजमी तौर पर आप लोगों ने अपनी डाइट में एक पोर्शन रखना है, वो आपकी सेहत भी अच्छी रखेगी और आपको मोटापे से भी दूर रखेंगे। मज़ीद भी आपसे बात करेंगे, यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। जागो लाहौर में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। अब कुछ जिक्र कर लेते हैं मोहलिक कोरोना वायरस के हवाले से। तो कोरोना वैक्सीन का अमल जारी है, लेकिन वैक्सीनेशन के प्रोसेस के हवाले से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसकी वजह से सारे अमल पर कई सवालात उठने लगे। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब तो लंदन में हैं इस वक्त, लेकिन उनकी कोरोना वैक्सीनेशन लाहौर में हो रही है। एनसीओसी के रिकॉर्ड के मुताबिक नवाज शरीफ के शनाख्ती कार्ड पर वैक्सीन कोट ख्वाजा सईद अस्पताल में लगाई गई है और साबिक वजीर आजम को चीनी वैक्सीन साइनोफार्म लगाई गई है और अभी उनकी दूसरी डोज जो है वो लगना बाकी है। और नवाज शरीफ का शनाख्ती कार्ड भी ज़ायदुल मियाद निकला है। ये सारा मामला आखिर है क्या, इस पर हमने बात करनी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है टेलीफोन लाइन पे हसन रजा है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है। हसन, ये सारे मामले के हवाले से बताइएगा, एक शख्स जो लंदन में बैठा हुआ है वो कैसे यहाँ पर उसको वैक्सीन लग सकती है, क्या पेशरफ्त हुई है इस मामले पर? ये मामला तो बिल्कुल जनाब, ये एक कह लें कि इंकशाफ हुआ है कल कि जो शख्स इस वक्त लंदन में मकीम है, नवाज शरीफ साबिक वज़ीर आज़म जो इस वक्त लंदन में मौजूद हैं, लेकिन कल ये सामने आई है खबर कि उनको जो साइनोवैक की जो पहली डोज है वो लाहौर में इस वक्त लग चुकी है। ये मामला आखिर है क्या, इसकी तहकीकात अभी होना बाकी है। और ये आप टेलीविजन स्क्रीन पर आप ये नोटिस भी देख रहे हैं और रिपोर्ट्स भी देख रहे हैं जिसके ज़रिए ये इंकशाफ हुआ है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को इस वक्त जो है लाहौर में बैठे बैठे पहली डोज जो है वैक्सीन की लग चुकी है। लेकिन अब इसका क्या पसे मंजर है, इसके पीछे क्या मामला है, इसके बारे में भी आपको अपडेट करते रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं मजीद जो है मसाइल के हवाले से। तो ये हमारा सेगमेंट है लाहौर की दुनिया और अपने इस सेगमेंट में जनाब हम सोने शहर लाहौर और लाहौरियों को दरपेश मसाइल का जिक्र करते हैं और उनका हल ढूंढने की कोशिश भी करते हैं। तो लाहौरियों को दरपेश मसाइल में एक अहम मसला जो है वो साफ पानी की फराहमी है। लाहौर में पानी की सतह मुसलसल गिरती जा रही है और माहिरीन के मुताबिक अगर यही सूरत हाल जारी रही तो आइंदा चंद सालों में वाटर स्टोरेज एक संगीन मसला भी बन जाएगा। और लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से इन मसाइल को हल करने के लिए जस्टिस रिटायर्ड अली अकबर कुरैशी की सरबराही में वाटर एंड एनवायरनमेंट कमीशन तश्कील दिया गया था। गुज़श्ता रोज लाहौर हाई कोर्ट में साफ पानी को बचाने और माहौल को आलूदगी से पाक करने के लिए केस की समाअत भी हुई और जिसमें चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड अली अकबर कुरैशी की जानिब से फोकल पर्सन सैयद कमाल हैदर ने रिपोर्ट जमा करवाई है। और रिपोर्ट के मुताबिक जुडिशल कमीशन ने 305 फैक्ट्रीज के यूनिट्स को नोटिस जारी करने के साथ साथ कई दीगर इकदाम भी किए गए हैं, जिस पर जस्टिस शाहिद करीम ने जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार किया है।
लाहौरियों को साफ पानी और आलूदगी से पाक माहौल की फराहमी के लिए क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन जुडिशल कमीशन जस्टिस रिटायर्ड अली अकबर कुरैशी के फोकल पर्सन है सैयद कमाल हैदर साहब, और उनके साथ मौजूद है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद अशफाक। अशफाक, मैं आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ और सर मैं आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ। सर, सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहूँगी। वाटर एंड एनवायरमेंटल जुडिशल कमीशन की जो रिपोर्ट आप लोगों ने कल शाया की है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है, एक तो माहौल के हवाले से भी और मुस्तकबिल के हवाले से भी। लेकिन हम देख रहे हैं कि कुछ फैक्टर्स या कुछ कह लें कि स्टेक होल्डर्स जैसे कि फैक्ट्रीज मालिकान है वो इस पर अमल नहीं करे। क्या मसला है इसका कि वो जो फैक्ट्रीज अपना साफ पानी में भी अपना जो गंदा फजला है या वेस्टेज है वो उसके अंदर डाल रहे हैं? मैं इसमें थोड़ा सा आपको इनलाइटन कर दूं कि सबसे ज़्यादा इशू वेस्ट वाटर जो ट्रीटमेंट है ना उसकी लैक ऑफ ट्रीटमेंट का है। फैक्ट्रीज जो वेस्ट वाटर प्रोड्यूस करती हैं उसको डिस्पोजल प्रॉपर तरीके से कानूनी जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक नहीं किया जाता, उसका ये मुतबादल करते क्या है। अच्छा। और जिसको 3 सालों से तकरीबन कोर्ट ऑफ जस्टिस शाहिद करीम साहब, अली अकबर कुरैशी साहब जो चेयरमैन हमारे कमीशन इसको देख रहे हैं, ये इंजेक्शन करते हैं, बोर बनाकर ज़ेर ज़मीन पानी में डायरेक्ट वेस्ट वाटर को इंजेक्ट करते हैं तमाम फैक्ट्रीज जिनके साथ वेस्ट वाटर की प्रोडक्शन होती है। तो अब उसका तरीका क्या था, उसका रद्द अमल क्या था? कोर्ट ने तकरीबन 1000 के करीब लगभग फैक्ट्रीज को सील भी किया जो इंजेक्ट कर रही थी और इनकी इंजेक्शन के बोर्ड बंद करवाए। अब मसला ये है कि ये फॉलो अप भी करना पड़ता है, उसके लिए EPD को भी कहा जाता है। तो प्राइम जो इशू आता है इंडस्ट्रीज़ के साथ जिसको हम स्ट्रेस करते हैं कि वो ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाएं ताकि एक तो इंजेक्शन वो बंद करें और जो वेस्ट वाटर का डिस्पोजल है वो प्रॉपर ड्रेन में हो, आफ्टर ट्रीटमेंट हो। ठीक है, ठीक है। और इसकी वजह से अब आप लोगों ने जो नोटिस उनको भेजे हैं जी वो मैं आपको अर्ज करता हूँ। सबसे पहले तो नोटिस, क्योंकि स्मॉग सीजन आने वाला है, हमारा जो परव्यू है, दायरा कार है, वो वाटर और एनवायरनमेंट कर दिया हुआ है हाई कोर्ट ने। अब स्मॉग सीजन आने से पहले जज साहब के हुक्म पे, जैसे शाहिद करीम साहब के हुक्म पे चेयरमैन हमारे अली अकबर कुरैशी साहब वो चेयर करने लगे सेक्रेटरी एनवायरनमेंट के साथ मीटिंग, जिसमें सेक्रेटरी एनवायरनमेंट वो सबमिट करेंगे स्मॉग एक्शन प्लान कि इस साल 2021 में किस तरीके से हमने स्मॉग को हैंडल करना है। क्योंकि आपको पता है कि स्मॉग एक्यूमुलेशन में कई फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें व्हीकल एमिशन होती है, जिसमें फैक्ट्रीज जो इमिट करते हैं धुआं, वो इमिट स्टबल बर्निंग तक शामिल होता है। और फिर आपको पता है ब्रिक क्लिंस के ऊपर भी पिछले साल बहुत ज़्यादा हाई कोर्ट ने काम किया और उनको पुरानी टेक्नोलॉजी से ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर भी तब्दील किया। तो इस चीज़ को हम पहले से ही प्री एम्प्ट कर रहे हैं ताकि अभी से तैयारी करेंगे तो कोई मुनासर और मुनासिब इकदाम हो पाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। अशफाक, आप इस पे फील्ड में काम भी करते रहते हैं और रिपोर्ट भी हमें करते रहते हैं कि क्या क्या इसके ऊपर पेशरफ्त हुई है। तो फैक्ट्रीज को 12 नोटिस भी भेजे जाते हैं लेकिन फिर भी वो लोग बाज नहीं आते, उनका क्या मौक़िफ़ होता है? मुनीबा, सबसे पहले तो ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम साहब हैं जो गुज़श्ता 3 सालों से साफ़ पानी को बचाने और माहौल को आलूदगी से पाक करने के लिए काम कर रहे हैं। और उन्होंने एक कमीशन तश्कील दिया जस्टिस रिटायर्ड अली अकबर कुरैशी साहब की ज़ेर सदारत। उस कमीशन में ने 3 सालों में वो काम कर दिए जो पाकिस्तान की तारीख में पिछले 70 सालों से नहीं हुए, यानी साफ पानी को बचाना है और इसके साथ माहौल को आलूदगी से पाक करना है। और कमीशन जितने भी कमीशन के मेंबर्स हैं, खास तौर पर जस्टिस रिटायर्ड अली अकबर कुरैशी साहब, ये फोकल पर्सन है सैयद कमाल हैदर साहब, और नॉट अ सिंगल पैनी, 1 रुपया भी गवर्नमेंट से वसूल नहीं करते और करोड़ों गैलन इस वक्त साफ पानी रोजाना की बुनियाद पर जो जमीन से निकलता था वो अब नहीं निकल रहा, उसको महफूज किया जा रहा है। नंबर 1। नंबर 2, जो बारिशों का पानी है जो उसको महफूज करने के लिए पिछले 70 सालों से जब से पाकिस्तान बना कोई काम नहीं हुआ। जस्टिस शाहिद करीम साहब के ऑर्डर पर कमीशन ने इकदाम शुरू किए और आपने देखा जनाब बाग में वाटर टैंक बना। इसी तरह से जो बड़ी मसाजिद हैं वहां पर वजू के पानी को महफूज बनाने के लिए काम किया गया। इसी तरह से जो रेस कोर्स है जिसको नहरी जो साफ पानी दिया जाता था जमीन से निकाल कर, वहां पर उन्होंने नहरी निजाम को फवाल किया। अब नहर का पानी रेस कोर्स जा रहा है, बड़े बड़े पार्क्स में जा रहा है। तो ये वो काम थे जो कि इदारों को करने चाहिए थे, लेकिन इदारों ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की और फिर कमीशन ने काम किया। और अब सूरत हाल ये है कि रोजाना की बुनियाद पर जो जेरे जमीन साफ पानी निकलता था उसको महफूज किया जा रहा है और जो पानी बचा रहे हैं मसाजिद से या दूसरे सोर्सेज से, उनको ब्रोएकार लाकर पार्क्स और दीगर जो जगह है उनको दिया जा रहा है। नंबर 1। नंबर 2, स्मोग के हवाले से भी लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम साहब ने ये रिसेंटली 53 सफ़ात पर मुश्तमिल उन्होंने जजमेंट दी, रिपोर्टेड जजमेंट है, जिसमें उन्होंने ये वाजे किया कि
जो कमीशन बनाया गया था, कमीशन ने तकरीबन 100 से ज़ायद 3 सालों में 100 से ज़ायद अपनी रिपोर्ट जमा करवाई और वो काम कर दिए जो तारीख में कभी नहीं हुए। यानी ये दो चीज़ें थी। यानी अगर आप आज ज़मीन से हम पानी निकालते हैं तो इसकी जो सतह है ज़ेरे ज़मीन वो 800 फीट तक चली गई है। तो जो तहकीकाती रिपोर्ट थी उनके मुताबिक 2025 के बाद साफ पानी ज़मीन से निकलना मुश्किल हो जाएगा और उस ज़मीन से और निचली सतह तक जाएगा और फिर नीचे पत्थर हैं, यानी साफ पानी हमें नहीं मिलेगा, फिर हमें लाइनों में लगना पड़ेगा। तो उस पानी को महफूज बनाने के लिए ये सारे इकदाम किए गए। अब ये जो फैक्ट्री मालकान है ये भी इस मुल्क का हिस्सा है, ये भी इसके शहरी हैं। अब वो ये करते हैं कि जहां पर उनका दिल करता है वो खुदाई करते हैं और उसके बाद जितना गंदा जहरीला पानी होता है ज़मीन के नीचे जाता है और वो पानी फिर ज़ेरे ज़मीन पानी को जाके सारा मुतासिर करता है। और फिर आप देखते हैं कि कई हमें शिकायत आती है लोगों की तरफ से कि हमारे घरों में जो नलके हैं वहां से गंदा पानी आ रहा है। तो वो इसी वजह से आता है कि ये लोग ख्याल नहीं करते। अब उसके ऊपर काम ये हो रहा है कि पहले तो उनको नोटिस दिए जाते हैं कि आपने आपको खुद ठीक कर लें तो बेहतर है, नहीं ठीक करते फिर उसके बाद कमीशन 3 बार नोटिस जारी करता है उनको, उसके बाद फिर नहीं करते, फिर उनको सील कर दिया जाता है, जुर्माने किए जाते हैं और उसके बाद वो उनकी ढिठाई ये है कि वो अगले दिन उन ऑर्डर्स को हाई कोर्ट में चैलेंज कर देते हैं। यानी अपने आप को वो ठीक नहीं करते। हालांकि साफ पानी को बचाना, साफ पानी को महफूज बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। बेशक हम सबने पानी पीना है। बिल्कुल। और लाहौर न्यूज गुज़श्ता 3-4 साल से इसी तरह से ये ट्रांसमिशन चला रहा है कि हमने लाहौरियों को साफ पानी देना है ताकि इनको कराची जैसी सूरत हाल का सामना ना करना पड़े, लाइनों में लगना पड़े। उसके लिए हमने मुख्तलिफ जगहों पर जाके सेमिनार्स भी किए हैं, मुख्तलिफ जगहों पर जाके तकरीबात भी की हैं, अवाम में शोर भी उजागर किया है अपनी रिपोर्ट्स और प्रोग्राम के जरिए। बिल्कुल ऐसे ही। और अशफाक साहब आप तो वाटर एम्बेसडर भी रह चुके हैं और इस हवाले से हम लोग कहते भी रहते हैं बारहा, हमारे वो रिपोर्टर्स हो, नुमाइंदे हो या फिर एंकर्स हो, कोई भी हो, वो अपने इसी प्लेटफॉर्म से कहते रहते हैं जनाब कि आप लोग भी पानी को बचाएं। हम लोग नहीं चाहते कि लाहौर कराची वाला उसमें हिसाब हो जाए या कराची बन जाए जहां पर बूंद बूंद को तरस रहे हैं लोग। सैयद साहब, सैयद कमाल साहब, जैसे अब कार्रवाई होगी उन 305 जो फैक्ट्रीज के खिलाफ नोटिस जारी किया है तो इन्फोर्समेंट भी होगी, तो क्या वो कमीशन उस पर अमल दरामद करवाएगी या कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद ली जाएगी? कमीशन जो है कानून नाफिज करने वाले इदारों को डायरेक्शन करती है और उनके थ्रू काम जो है एग्जीक्यूटिव से ही करवाया जाता है। फॉर एग्जांपल एनवायरमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट रेलेवेंट अथॉरिटी है, उनके फोकल पर्संस असाइन हुए जिनको हुक्म दिया जाएगा, अदालत का हुक्म उनके थ्रू इन्फोर्स करवाया जाएगा। तो कमीशन बेसिकली एक इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म क्रिएट किया गया मजबूरी के तहत, क्योंकि आपको पता है कि डिपार्टमेंट्स का जो फंक्शनैलिटी है वो इतना मौसर नहीं थी जिसके सामने रिजल्ट, जिसका नतीजा ये था। मैं थोड़ा सा इशफाक भाई की बात में ऐड करना चाहूँगा कि जो इंजेक्शन की बात हो रही है ना, फैक्ट्रीज़ की बात हो रही है, इससे होता क्या है कि आपकी अपर लेयर एक्विफर की जो ज़ेर ज़मीन पानी की है सारी कंटेमिनेट हो चुकी है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियों का बायस बन रहा है, जिसमें आर्सेनिक कंटेंट्स है जिससे कैंसर पैदा होता है, हेपेटाइटिस होता है। तो इसके नताइज बहुत ज़्यादा हैं और फिर हेल्थ एक इशू क्रिएट हो सकता है। जब बात दोबारा जो आपने की इन्फोर्समेंट की, इन्फोर्समेंट में ये है कि हम फॉलो अप टीम्स भी हमारी हैं और डिप्टी डायरेक्टर ईपी हमारे बड़े ऑनेस्ट आदमी हैं, वो इस चीज़ को सी ऑफ करते हैं, मसलसल इसका फॉलो अप लिया जाता है, क्योंकि ये जो रिट है इट इज़ फॉर्म ऑफ कंटिन्यूइंग मैंडेमस, ये बंद नहीं हो सकती कि ऑन गोइंग मसला है। लेकिन तो इसमें ना अहम बात यह है कि माजी में जब शहबाज शरीफ का दौर था, मुस्लिम लीग नून का दौर था, आपको पता है कि 56 कंपनियां बनाएंगी, उसमें एक कंपनी साफ पानी की भी थी और उस कंपनी ने एक बूंद साफ पानी नहीं बनाया, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, और करोड़ों रुपया खर्च कर डाला। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, किसी गवर्नमेंट ने साफ पानी को, लोगों को साफ पानी को पहुंचाने के लिए मंसूबे तो बनाए, लेकिन साफ पानी को महफूज करने के लिए कोई मंसूबा नहीं बनाया। ये सारी की सारी कार्रवाई ऑनरेबल जस्टिस शाहिद करीम साहब के अहकामात पर कमीशन के सरबराह जस्टिस रिटायर्ड अली अकबर कुरैशी और उनकी टीम ने की है। लेकिन यहाँ पर अफसोसनाक बात यह है कि गवर्नमेंट के किसी फोरम पर इस तमाम इकदाम का एतराफ़ नहीं किया जा रहा और अपने झंडे, अपनी तख्तियाँ लगाई जा रही हैं। इवन के जनाब बाग जहाँ पर टैंक लगा, और मिनिस्टर्स आगे वहाँ पर, मियाँ महमूद रशीद साहब और मिनिस्टर्स आगे अपनी तख्तियाँ लगाने के लिए और दुआ मांगने के लिए, और ये नहीं कहा कि ये तो काम हाई कोर्ट की डायरेक्शन पर हो रहा है। फिर हाई कोर्ट को मजबूरन कहना पड़ा कि ऐसे कामों में हुकूमत मदाखलत ना करे जो कमीशन काम कर रहा है। तो ये इनको सराहना चाहिए कि बगैर एक पैसा लगाए
इतना बड़ा काम हो रहा है, तो आप उनके दो लफ्ज तारीफ के भी नहीं बोल सकते और वहां पर अपनी तख्तियां लगाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन इनको सराहने के लिए अशफाक आज हमने इनको बुलाया है कि कमीशन को बताया जाए कि हम उनकी कारकर्दगी से मुतमईन है, इवन दो कि जज साहब भी आप लोगों की कारकर्दगी से मुतमईन है। और जैसे आपने बताया कि स्मॉग सीजन आने वाला है, अक्टूबर आने वाला है, तो स्मॉग सीजन के हवाले से क्या क्या आप लोगों ने सिफारिश आज जो जमा करवाई है, क्या क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ। स्टार्ट ऑफ विद, सबसे पहले तो जी व्हीकल इंपाउंडिंग शहर की हद तक अगर हमने कंट्रोल करना है, 300 से ज्यादा फैक्ट्रियों को नोटिस कर दिया, 7 दिनों का उनको टाइम दिया कि अगर आप ड्राई स्क्रबर्स और वेट स्क्रबर्स नहीं लगाएंगे, असल में सबसे ज्यादा स्मॉग क्रिएट होता है स्टील रोलिंग और स्टील री रोलिंग इंडस्ट्री से। अच्छा। ये दो किस्म है जो लोहा पिघलाती हैं, उस प्रोसेस के दौरान बहुत ज्यादा स्मोक क्रिएट होता है। उनको 7 दिनों का टाइम दिए कि आप अपने जो मैकेनिज्म्स हैं इमिशन रिडक्शन वो लगा लें, जिससे धुआं कम हो जाएगा। तो अगर वो नहीं करेंगे तो फिर उनको सील किया जाएगा, क्योंकि आपको पता है हंगामी सूरत हाल बन जाती है। पिछली दफा भी PDMA और ये नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर हो गया था स्मॉग को, तो इससे पहले कि हंगामी सूरत बने तो पहले इसको हैंडल किया जाए। दूसरा, हमने व्हीकल इंपाउंडिंग बहुत की थी, जो आपकी सरकारी व्हीकल्स होती हैं जो इमिट करती हैं स्मोक, उनको इंपाउंड कर दिया था। फिर जब उनको रिलीज तब तक नहीं किया जब तक वो रिपेयर ना करें। अब हम सोच रहे हैं कि डोमेस्टिक लेवल पे भी व्हीकल इंपाउंडिंग की जाए। तो क्या कमाल साहब तमाम जो भट्टे थे वो जिगजैग टेक्नोलॉजी पे मुंतकिल हो गए? मैं आपको बताऊं कि उसकी तब्दीली तो हमने करवाई है। अच्छा। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि फॉलो अप करना उसको पड़ता है, वो अब डिपार्टमेंट का काम है। इवन दो कि हम डिपार्टमेंट का भी काम खुद कर रहे हैं, लेकिन ये है कि डिपार्टमेंट की भी जिम्मेदारी आयद होती है जो उनके सेक्रेटरी। असल में प्रॉब्लम ये आ रही है स्पेसिफिकली विद एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट कि उनका कोई सेक्रेटरी कंसिस्टेंटली रहता नहीं है। अच्छा। कोई उनका DG कंसिस्टेंटली रहता नहीं है। अगर आप उनकी हिस्ट्री चेक करें तो पोस्टिंग और ट्रांसफर से मसलसल है। जिस डिपार्टमेंट में कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी वो कैसे फंक्शन करेगा? तो ये काफी प्रॉब्लम और इस तरह फिर पॉलिसी है उस पर भी अमल दरामद नहीं हो पाता अच्छे तरीके से। और दूसरा, हम आप लोगों की कारकर्दगी से तो वाकिफ है ही हैं, मजीद क्या क्या इन्वायरमेंट को ठीक करने के लिए जो कमीशन है वो इकदाम उठा रहा है, किस हवाले से काम कर रहा है? मैं आपको बताता हूँ, स्मॉग के अलावा भी जो जज साहब ने, जस्टिस शाहिद करीम साहब ने ऑन दी रिकमेंडेशंस ऑफ द चेयरमैन जुडिशल वाटर एनवायरनमेंट कमीशन, ये फूड आइटम्स जो हैं, हैजर्डस फूड आइटम्स, उनकी डिस्पोजल जो रिसेंटली कल जो जजमेंट आई है, हां जी, और डीजी फूड अथॉरिटी को भी नोटिस जारी किया गया है। उनको नोटिस कर दी कि 2 कानूनी तरीके हैं डिस्पोजल इस तरह के फूड आइटम्स को। एक उनको इंसिनरेट कर देना, उनको जला देना, और दूसरा उनको खाद में तब्दील कर देना। अगर आप उनको साफ नालों और गंदे नालों में फेंकेंगे तो उसका फिर क्या नतीजा होगा? एनवायरनमेंट हैजर्ड फैलेगा। उसके ऊपर भी जज साहब ने, जैसे शाहिद करीम साहब ने नोटिस लिया ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द चेयरमैन ऑफ द कमीशन, तो उस पर भी अब कार्रवाई शुरू हो गई। ठीक है, DG साहब को भी जो है नोटिस जारी किया गया है। बिल्कुल ऐसे ही है। और देखें, यही वो वजह है, मैं जैसे कह रहा था ना कि जस्टिस शाहिद करीम साहब गुज़श्ता 3 साल से अवामी मफाद के इन केसेस की समाअत कर रहे हैं। तो अब जब उनके सामने ये मामला आया कि जो महकमा फूड है वो खाने की तमाम जो आइटम्स ऐसी हैं जो वेस्टेज हैं तकरीबात से उठाते हैं, वो सारी गंदे नालों में फेंक देते हैं, जिसकी वजह से भी माहौल में आलूदगी पैदा होती है और उसको इस तरह से नहीं करना चाहिए। उस पर उन्होंने DG फूड को उन्होंने नोटिस जारी कर दिया और उनसे वजाहत भी तलब कर ली है। इसके साथ साथ स्मोग की जब आप बात कर रही हैं तो स्मोग में लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम साहब ने गुज़श्ता साल भी ये वाजे कहा था कि हुकूमत जो जदीद जो मशीनरी है वो ख़रीदेगी और ताकि स्मोक को कंट्रोल करने में मदद मिले और हमें पता चल सके कि कहाँ पर कब कितनी स्मोक होगी। जिगजैग टेक्नोलॉजी की आपने बात की, तो हाई कोर्ट ने ही ऑर्डर किया था कि तमाम जो भट्टे हैं जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करें। और वहाँ पर फिर क्या हुआ, हमने देखे कि अखबारात में गवर्नमेंट ने इतने बड़े इश्तिहार दे दिए कि ये तो हम कर रहे हैं। और अगली बात ये कि अब तकरीबन 80% जो भट्टे हैं वो जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल हो चुके हैं पूरे पंजाब में। ठीक है। और जो 20% हैं उनको कमीशन की हदायत पर सील किया गया था और उनको नोटिस जारी किए गए और वो भी वो कर रहे हैं। और इसके साथ साथ उनको ये कहा गया था कि जब ये जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करेंगे तो उनको सस्ते और आसान बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे ताकि वो अपना कारोबार चला सके। उसमें अभी तक उस तरह से पेशरफ नहीं हुई जिस तरह से होनी चाहिए थी। तो ये सारे फैक्टर हैं जिससे माहौल को आलूदगी से पाक किया जाता है। लेकिन मजमूई तौर पर बात वही आ जाती है कि जो हमारे इदारे हैं वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करते। मतलब अगर एक बंदे को सेक्रेटरी माहौलियात लगाया तो 1.5 माह के बाद आपने उसको फिर तब्दील कर दिया। अब 1.5 माह में उसको तो समझने में लग जाएगा कि मैंने करना क्या है और कहाँ से काम शुरू करना है। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई। इवन अब जो साबिक जो चीफ जस्टिस थे कासिम खान साहब, उन्होंने इस हवाले से ये वाज़े कहा था कि अगर कोई बंदा
कोई अहम असाइनमेंट जो अवामी मुफाद की असाइनमेंट कर रहा हो तो उसको तब्दील ना किया जाए। ठीक है। तो उसके बावजूद भी आपने देखा डीजी माहौलियात किए जाते हैं, बिल्कुल ऐसे। और दूसरा सर एक जो फैक्टर है माहौलियात को जो डिस्ट्रॉय कर रहा है वो जैसे प्लास्टिक बैग्स के हवाले से भी हमने सुना था, लेकिन उस पर भी पाबंदी आयद की गई थी लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से, लेकिन वो हम अभी भी देख रहे हैं कि मार्केट में अवेलेबल है। क्या डिपार्टमेंट जो एनवायरमेंट डिपार्टमेंट है उनके साथ आप इंटरेक्शन में? मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि उसके अंदर जो यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स है उसके ऊपर कोर्ट ने रिस्ट्रिक्शन आयद की थी, और यूज के ऊपर जो आपके मेजर स्टोर्स हैं उसके ऊपर आप देखेंगे बायोडिग्रेडेबल अब बैग्स यूज हो रहे हैं, प्लास्टिक बैग्स नहीं यूज हो रहे। अब इशू हमें आता है कि जो रेडी वाला है उसको हम कैसे टैकल करें उस लेवल पे जाके। स्टोर्स पे भी अभी भी जितने छोटे-छोटे स्टोर्स हैं उन पे भी मैं आपको बताता हूँ कि अब देखें एक जगह हाई कोर्ट ने ये कह दिया कि प्लास्टिक बैग स्टोर पर इस्तेमाल ना करें। अब उन्होंने क्या किया, स्टोर मालकान ने क्या कर दिया, फाइन भी ऐड कर दिया। ये तो हो गया, पाबंदी लग गई, अमल दरामद भी हो गया। अब स्टोर मालकान ने वो सारा का सारा मलबा कस्टमर पे डाल दिया। अब आपने कोई चीज खरीदनी है 60 रुपए का, आपको वो बैग लेना पड़ेगा, वो बैग आपको लेना पड़ेगा और वो पैसे काटेंगे। और ये भी एक पिटीशन हाई कोर्ट में आई हुई है कि ये सारा जो इंतजामात हैं ये स्टोर्स मालकान को करने चाहिए। इसका भी अब अवाम ने पैसे देने हैं 60 रुपए 70 रुपए बैग के। बिल्कुल ऐसे ही है। सैयद कमाल हैदर साहब हमारे साथ मौजूद है, फोकल पर्सन है वाटर एंड एनवायरमेंटल जुडिशल कमीशन के। सर बहुत शुक्रिया आपका। और मोहम्मद अशफाक भी हमारे साथ मौजूद थे। मोहम्मद अशफाक आपका भी बहुत शुक्रिया। और जिस तरह हम बात कर रहे थे कि माहौल को और अपने जो पानी है साफ पानी को किस तरह हम लोग फराहमी उसकी बेहतर बना सकते हैं, तो जो वाटर कमीशन है वो अपना काम जो है बाखूबी सर अंजाम दे रही है। मजीद भी आपसे बात करेंगे, लेकिन इस वक्त यहाँ पे मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है। मिलते इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब सेगमेंट है ये हमारा इंस्पायरिंग वुमेन के हवाले से, जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाते हैं ऐसी बासलाहियत खवातीन से जो कुछ मुनफरिद करके सोशल बेटरमेंट में अपना हिस्सा डाल रही होती हैं। और सोशल मीडिया का इस्तेमाल तो हम सब ही करते रहते हैं, लेकिन हम में से बेशतर अफराद हैं जो सोशल मीडिया सिर्फ इंटरटेनमेंट के मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी ही बासलाहियत मेहमान से करवाने जा रहे हैं जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल इस मुस्बत अंदाज में कर रही हैं जो हजारों लोगों की जिंदगी में तब्दीली की वजह भी बन रहा है। वो ऐसे मौज़ूआत को डिस्कशन में लेकर आती हैं जो हमारे माशरे में अमूमी तौर पर नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं। पेरेंटिंग हो या उसके इश्यूज हो या फिर मदरहुड के हवाले से हो या मदर एंड किड्स केयर के हवाले से हो, वो इनको पॉइंट आउट करती हैं, इस पर डिस्कशन करती हैं। और सबसे बढ़कर उनके प्लेटफॉर्म का नाम इतना यूनिक है और मुनफरिद है कि आप भी सुनकर मेरे ख्याल से हैरान हो जाएंगे कि उनके पेज का नाम है जी स्केरी अम्मी। उन्हें ये ख्याल कैसे आया, ये सब कैसे वो कर रही हैं, ये उन्हीं की ज़बानी जान लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर आयशा नासिर हैं, फाउंडर हैं स्केरी अम्मी की। डॉक्टर आयशा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आयशा, सबसे पहले तो मुझे बताइए ये जो आपको ख्याल कैसे आया, ये सारा जो आपने बिजनेस स्टार्ट किया और बड़ा मुनफरिद सा और बड़ा दिलचस्प सा नाम है स्केरी अम्मी, तो कैसे आपका ख्याल आया कि मैं ये नाम रख सकती हूँ? मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, तो आई थिंक जब मेरा पहला बेटा पैदा हुआ था तब मेरे माइंड में ये ख्याल आया कि पाकिस्तान में कोई सपोर्ट नहीं है मदर्स के लिए, कोई गाइडेंस नहीं है, कोई मतलब ट्रेनिंग नहीं है। अगर आप देखो कि एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट जॉब जो मतलब हम सब ने ही मेजॉरिटी लोगों ने एटलीस्ट वो उस काम को निभाना है। लाइक अगर आप औरत हो तो अपने माँ बनना है, अगर आप आदमी हो तो अपने बाप बनना है। तो इतना एक इम्पॉर्टेंट टास्क के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं है, जबकि हर चीज़ के लिए ट्रेनिंग है। मतलब आपने ये भी सीखना है कि तस्वीर कैसे अच्छी लो तो उसके लिए भी कोर्स है, ये भी सीखना है कि जिफ कैसे बनाओ उसके लिए भी है, बाल कैसे बनाओ, मेकअप, हर चीज़ के लिए है। पर अच्छी माँ कैसे बनना है, अच्छा बाप कैसे बनना है, बच्चों की तरबियत कैसे करना है, और आपके गलत फैसलों से जो ऑब्वियसली आप अनजाने में करते हो उनसे आपके बच्चों पे क्या इम्पैक्ट आता है, इस पे तो कोई बात है ही नहीं। तो जब कियान पैदा हुआ तब मैंने रियलाइज़ किया, बिकॉज मैं हमेशा बचपन से ना बहुत पढ़ाकू थी। मैंने होता है ना, कुछ लोग दुनिया से सीखते हैं, कुछ लोग किताबों से सीखते हैं, तो मैं किताबों से सीखती थी। मतलब फर्स्ट आने वाली थी और लेक्चर्स अटेंड करना। तो जब मैं माँ बनी तो मुझे लगा कि मैं बहुत अनप्रिपेयर्ड हूँ, बिकॉज कोई लेक्चर ही नहीं है। फिर जब आहिल पैदा हुआ तो मुझे तब और ज़्यादा लगा कि यार 2 बच्चे हैं, दोनों 2 साल के अंदर हो गए हैं,
तो इनको कैसे पालते हैं। फिर जब रानिया हुई तब भी मैंने कहा कि कोई बना ले। जब शारान हुआ तो मैंने कहा कोई नहीं बना रहा तो मैं बना रही हूँ। अब बहुत हो गया है। लेकिन ये स्केरी अम्मी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, क्यों लगा आपको कि स्केरी अम्मी नाम रखना चाहिए? अच्छा, तो जब मैंने ये शुरू किया था ना, तो इट वाज मतलब एक मसले का हल था जो मैं खुद मतलब मुझे पेश आ रहा था, ठीक है, एक लाइक पर्सनल इशू था कि आई डिड नॉट फाइंड गाइडेंस। मुझे नहीं पता था कि ये लाखों अम्मियों का मसला है। मेरा ख्याल था कि यार मुझे नहीं गाइडेंस मिल रही, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, तो मैं शुरू कर लेती हूँ। तो क्योंकि एक पर्सनल जर्नी थी, तो जो मेरा सबसे बड़ा बेटा है, जब उसको मैं HSN के लिए पढ़ाती थी और लाइक बहुत मारती थी, डांटती थी, लाइक उस बेचारे का मैंने बहुत बुरा हाल किया। तो वो 5-5.5 साल का था जब उसका एग्जाम होना था। तो वो छोटा था, तो वो अपने अब्बू को कहता था कि मामा बहुत स्केरी हैं, मामा बहुत स्केरी है। तो वहां से वो लाइक हमारी फैमिली में एक नाम रह गया। तो फिर मेरे जो बच्चे हैं वो अक्सर अपने अब्बू को यही शिकायत करते थे, अगर लाइक मेरा मूड ऑफ हो या मैं डांटूं कि मामा इज वेरी स्केरी। तो वहां से जब मैंने शुरू किया, लेकिन आप सोचो कि लाखों औरतें कुड रिलेट टू इट। बिल्कुल, बिकॉज अभी भी इतनी औरतें कहती हैं कि हमारे फादर स्केरी थे, हमारी माएँ स्केरी थी, या वो अपने आप को भी अभी भी कहती हैं कि हम स्केरी हैं। बिकॉज पाकिस्तान में ना हमारा तौर तरीका बच्चों को बड़ा करने का डरा धमका, डांट के उनको मार के, अभी तक वही तरीका चल रहा है। बिल्कुल, नमाज नहीं पढ़ोगे तो दोज़ख में जाओगे, लेकिन हम ये कभी नहीं कहेंगे नमाज पढ़ो ताकि अल्लाह खुश हो, आप खुश हो, नहीं, हम वो ही कहेंगे, बच्चों को हमेशा डरा के रखेंगे। यस, आई डोंट नो व्हाई, लाइक ये हमारा एक तौर तरीका रहा है। तो आपके पेज पे हमने देखा है कि हर तरह के जो आप टॉपिक पर डिस्कशन करती हैं, वो फिर चाहे मेडिकल के लिहाज से हो या कोई भी टॉपिक हो, तो वो टॉपिक्स जो है फिर किस तरह आप सेलेक्ट करती हैं कि इस पे मुझे डिस्कशन करने की ज़रूरत है, इससे पहले इस पे किसी ने डिस्कस नहीं किया? अच्छा, अक्सर तो बिकॉज हमारी माशाल्लाह इतनी बड़ी कम्युनिटी है, लाइक 1.5 लाख माएँ हैं, तो अक्सर तो हमें टॉपिक्स कम्युनिटी से ही मिल जाते हैं कि यू नो जो माओं के मसले होते हैं वो हर वक्त हमारे सामने होते हैं, बिकॉज माएँ पोस्ट कर रही होती हैं। अक्सर माएँ खुद भी कह रही होती हैं कि आयशा इस टॉपिक पे बात करो, इस पे बात करो। और फिर ऑब्वियसली लाइक हमें एक खुद भी हम हर वक्त रिसर्च कर रहे होते हैं कि भाई क्या चीज़ है जिस पे औरतों को बिल्कुल भी नहीं पता। लाइक फॉर एग्जांपल अक्टूबर में ब्रेस्ट कैंसर मंथ है, एंड यू नो ब्रेस्ट कैंसर पे काफ़ी काम हुआ है पाकिस्तान में, लेकिन आप सोचो माएँ जो मेन टारगेट ऑडियंस है, राइट, बिकॉज 40 ईयर्स के बाद आपको मतलब ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। मेजॉरिटी माएँ अपने मेमोज नहीं कराती, उनको ये भी नहीं पता कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जाम कोई चीज़ है। सो फिर हम अक्टूबर में ब्रेस्ट कैंसर पे ज़रूर बात करते हैं। हम ब्रेस्ट फीडिंग पे बहुत बात करते हैं, हम लाइक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, मतलब हम बहुत टॉपिक्स पे बहुत बात करते हैं। बट जनरली मेरी कोशिश होती है कि स्केरी अम्मी अक्कासी करे लाइक उन इश्यूज की जो माएँ फेस करती हैं। जैसे लाइक नूर मुकद्दम का इशू हर माँ को हिट किया, बिकॉज वो एक बेटी थी। बिल्कुल। और फिर जिसने उसको कत्ल किया उसके बारे में भी अब देखा सारी पेरेंटिंग पे बात हुई है, लाइक अभी भी बात पेरेंटिंग पे हो रही है। जब नूर मुकद्दम के केस में कि उसकी माँ ने अच्छी परवरिश नहीं की, उसके बाप ने नहीं अच्छी परवरिश की, तो वो इवेंचुअली हमें लगता है कि एवरीथिंग इज लिंक्ड टू द मदर। तो उनको वो मदरहुड आप सिखाती हैं, या वो टॉपिक्स जिनको इतना हम लोग फोकस नहीं करते उनके ऊपर इग्नोर कर देते हैं, उन चीज़ों को आप हाईलाइट कर रही होती हैं। तो जब लोगों का रिस्पांस कैसा आया जब आपने स्टार्ट किया इसको आयशा, तो क्या उनके जो क्वेरीज होती हैं या जो उनके क्वेश्चंस होते हैं वो इंटरव्यू में आप शामिल कर लेती हैं? यस, बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पांस था। तो बता रही हूँ, मैंने तो ये शुरू ही एज अ अपने लिए किया था, मुझे नहीं पता था कि ये 1.5 लाख माएँ तक पहुँच जाएगा और ये इतना बड़ा हो जाएगा। अब तो हमारे पास एक्सपर्ट पैनल्स हैं 35। तो अभी पहले होता था कि माओं को जवाब माओं से ही मिलता था, अब है कि अगर एक माँ लेट्स से डायबिटीज का कुछ पूछ रही है तो उसको फिर फिजिशियन से जवाब मिलता है। सो नाउ वी आल्सो हैव एक्सपर्ट आंसर्स ऑन द ग्रुप, ब्रेस्ट फीडिंग एडवोकेट्स। लाइक अब तो यू नो हमारे पास मतलब आपको हर तरह का जवाब मिलेगा, फ्रॉम कि किस स्कूल में मुझे बच्चे को डालना चाहिए, टू खाना क्या खिलाना चाहिए, टू दूध कौन सा देना चाहिए, टू कपड़े कहाँ से मिलते हैं, एवरीथिंग, टू कि मेरे हस्बैंड के साथ यू नो मेरी बन नहीं रही, मैं कहाँ जाऊँ सहारा लेने, एवरीथिंग इज ऑन द ग्रुप। तो क्या ये सारे जो सवाल जवाब है ये एक्सपर्ट से करती हैं माएँ, या आप ही उनकी क्वेरीज का जवाब उनसे ले रही होती हैं? सो वी हैव 3 तरह के जवाब जो माँ को मिलते हैं। एक है दूसरी माओं से, बिकॉज आयर इतनी बड़ी कम्युनिटी है लाइक 1.5 लाख माओं की, तो अगर कोई कह रहा है कि मैं अपने बच्चे को, मेरा बच्चा 6 मंथ्स का हो गया है, मैं उसे किस तरह खाना खिलाना शुरू करूं, तो इतनी माएँ जिन्होंने कराई हुई है फीडिंग वो अपने मशवरे देंगी। कोई कहेगा केला खिला दो, हाँ, कोई कहेगा चावल, कोई कहेगा दलिया,
यू नो लाइक हर माँ भी अपने एक्सपीरियंसेस देगी, कोई कहेगी कि यू नो ये नहीं करना, वो मतलब अपने ओपिनियंस। फिर हमारे पास हैं एक्सपर्ट पैनल्स, तो वो एक डॉक्टर के नज़रिए से जवाब देंगे कि यू नो एज अ डॉक्टर आपने शहद नहीं देना बच्चे को 1 साल से नीचे, तो वो एक मतलब एक आपको एक्सपर्ट ओपिनियन मिलेगा कि आपने बच्चे को 6 दफ़ा दिन में खाना देना है, इतना देना है, जो एक्सपर्ट ओपिनियंस हैं। अब फिर हमारे होते हैं एडमिन ओपिनियंस, ओके, जिसमें लाइक मेरा ओपिनियन या किसी मॉडरेटर का ओपिनियन। तो ऑब्वियसली जो मेरा ओपिनियन है वो रिसर्च बेस्ड होता है, जो मॉडरेटर्स के ओपिनियंस हैं वो जनरली इस पे बेस्ड होते हैं कि अच्छा ये सवाल पहले 50 दफ़ा पूछा गया है, तो उनमें ये जवाब लोगों को हेल्प किया, आप सर्च करके देख लो। तो हर माँ को हम कोशिश करते हैं कि 3 तरह के ओपिनियंस मिलें ताकि शी इज सैटिस्फाइड। और दूसरा आयशा, मैंने देखा है आपके पेज पर मर्दों के हवाले से एंट्री बैन है, ये क्यों है? मतलब अगर देखा जाए तो परवरिश तो दोनों माँ और बाप दोनों मिलकर ही करते हैं, तो उनकी एंट्री बैन की हुई है आपने? सो इनिशियली जब मैंने शुरू किया था ना, तब आई वांटेड कि ये सिर्फ औरतों का हो, बिकॉज़ मुझे लगता है कि औरतें कंफर्टेबल भी सिर्फ औरतों में हैं इन लाइक पाकिस्तान, राइट? मतलब आई एग्री विद यू कम्प्लीटली कि पेरेंटिंग माँ बाप दोनों का काम है, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी समझा जाता है कि ये माँ का काम है, यू नो बच्चे की परवरिश माँ का काम है, बच्चा किस तरह का निकलता है वो माँ पे डिपेंड करता है। तो इसलिए, और हमें था कि कंफर्टेबल हो, लेकिन आप सोचो मनीबा कि जब हमने ये शुरू किया तो इतने फादर्स ने मुझे लिखा कि ये तो बड़ी गलत बात है कि हमने भी बच्चों मतलब हम वी ऑल्सो वांट टू लर्न। फिर हमने एक और ग्रुप शुरू किया है, एक छोटा ग्रुप है, उसका नाम है स्केरी अम्मीज एंड अब्बूज। ओके, उसमें अब्बूज भी हैं, तो उसमें बड़े मजे की डिस्कशंस होती हैं। कभी कौन से कॉमन जो है वो क्वेश्चंस किए जाते हैं? अगर दोनों प्लेटफॉर्म के बारे में पूछूं, फादर्स ज्यादा कौन से कॉमन क्वेश्चंस करते हैं और मदर्स ज्यादा कौन से क्वेश्चंस के बारे में जानना चाहती हैं? आई थिंक कि ऑब्वियसली पैंडेमिक में तो स्कूल्स पर बहुत बात हुई है, सिंगल नेशनल करिकुलम पे आजकल बहुत बात हो रही है, उस पर हमने एक्सपर्ट्स लाइक डॉक्टर मरियम चुगताई, मुराद राज, लाइक इन सबको भी बुलाया है प्लेटफॉर्म पर, ताकि पॉलिसी एक्सपर्ट्स की भी, बिकॉज देखिए इवेंचुअली तो अगर माँ कन्विंस्ड है तो सिंगल नेशनल करिकुलम चलेगा। मैं उस दिन आई मेट द गवर्नर, मैं उनको कही थी कि आपकी जितनी भी पॉलिसीज है ना वो तब चलती हैं अगर माँ कन्विंस्ड है। अगर आप कोविड को देख लें, अगर माँ को लगता है ना कि इसमें कुछ गड़बड़ है तो वो कभी भी अपने बच्चों को वैक्सीनेट नहीं होने देगी, वो खुद भी नहीं वैक्सीनेट होएगी, उसके घर के मुलाजमीन भी नहीं वैक्सीनेट होंगे, शायद उसका मियाँ लड़ झगड़ के हो जाए, बट वो अपनी बहनों हमसायों किसी को भी नहीं होने देगी। सो मैं अक्सर लाइक जब भी मैं हुकूमत को मिलती हूँ उनको यही कहती हूँ कि अगर आप एक माँ को कन्वर्ट कर लो ना तो आपने वो पूरा जो हाउस होल्ड है ना वो कन्वर्ट हो गया। अगर माँ कन्विंस्ड है ना कि हाँ ये सही बात कर रहे हैं तो उसके बच्चे भी करेंगे, उसके मुलाजमीन भी करेंगे, उसके हमसाये भी करेंगे, उसकी कमेटी वाली भी करेंगी, मतलब वो एक पूरा नेटवर्क, मतलब जितने भी उसके इन्वॉल्व होते हैं उसके साथ वो सारे फिर वो कन्विंस हो जाएंगे। अगर सिर्फ एक अम्मी जो है वो कन्विंस हो जाएगी, ये कह सकते हैं। अम्मियों की बहुत पावर है, बहुत ज्यादा पावर है, पाकिस्तान में हम लाइक रिकॉग्नाइज नहीं करते। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपके पेज पे हमने देखा है कि पजल्स भी हैं, बच्चों की वीडियोस भी हैं, तो इसका मतलब आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही, साथ साथ एंटरटेनमेंट भी दे रही हैं लोगों को। हमने कोविड में तो बहुत एंटरटेनमेंट दी थी बिकॉज माएँ डिप्रेस हो रही थी, यू नो एक बड़ा लाइक डिप्रेसिंग टाइम वाला एक माहौल बना हुआ था। तो हमने लाइक अर्तुगल के ऊपर क्विजेस भी की, हमने सिंगिंग कॉम्पिटिशंस भी की ऑनलाइन, ताकि देखो आप ये समझो कि जो एवरेज माँ है ना उसके पास कोई आउटलेट नहीं है। मतलब जब तक उसका मियाँ उसे बाजार नहीं लेके जाएगा वो बाजार नहीं जाएगी, ठीक है? लाइक जो मतलब काम नहीं करती, जो घर पे रहती हैं, जो पूरा दिन लाइक खाना पकाना बच्चों में नहीं है, हाँ, या जो ससुराल की वजह से घर से नहीं निकल सकती, तो उनका तो आउटलेट भी स्केरी अम्मी है ना, लाइक उनकी तो सहेली भी स्केरी अम्मी है, तो उनके लिए हमने कोविड में बहुत किया था। और फिर हमारी कोशिश होती है कि यू नो हर बंदे को शौक है कि वो अपने बच्चे की वीडियोस और तस्वीरें अपलोड करे, कोई तारीफ करे, कोई कहे हाय कितना क्यूट है, कोई कहे माशाल्लाह कितना टैलेंटेड है। मतलब माँ को भी तो अप्रिसिएशन चाहिए ना, जिस तरह हम में से जो लोग लाइक स्कूल में पढ़ते थे हमें भी चाहिए था कि हम फर्स्ट आए, हमें मेडल मिले, राइट? लाइक जो लोग काम करते हैं उनको भी चाहिए होता है कि उनको रेजेस मिलें, बोनसेस मिलें, तो माँ को तो कुछ नहीं मिलता। और दूसरा मुझे आयशा जाते जाते ये बता दें कि मतलब कोई भी आकर आपके प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकता है? So, हमारा पॉलिसीज है, हमारा मतलब यू हैव टू बी एन औरत ऑब्वियसली, ठीक है, ठीक है। एंड फिर हम आपसे 5-6 सवाल पूछते हैं कि आपका लाइक हाँ, फिर हम चेक करते हैं कि आपका प्रोफाइल फेक तो नहीं है। ये भी बड़ा है ना, बहुत से आदमी औरतों की तस्वीरें लगा के कोशिश करते हैं एंटर होने की। आदमियों को तो बहुत क्यूरियोसिटी है कि ये स्केरी अम्मी पे होता क्या है। इवन दो वो जब करते हैं तो हम उनको अक्सर कहते हैं कि आप स्केरी अम्मी से अब्बूस पे जाएं, बट लाइक जब आई रिमेंबर मैंने शुरू किया था स्केरी अम्मी, तब तो
हजारों की तादाद में आदमी कहते थे कि हमने देखना है तो होता क्या है स्केरी अम्मी में। आपने उनको एक सस्पिशियस जो है ना एनवायरनमेंट में डाल दिया था। डॉक्टर आयशा नासिर हमारे साथ मौजूद थी, स्केरी अम्मी की फाउंडेन है। डॉक्टर आयशा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और आप यहाँ पर आई हैं और इसके बारे में आपने हमारे साथ डिस्कशन किया। जनाब यहाँ वक्त हुआ है आपसे रुखसत लेने का, मुझे आपने इजाजत देनी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।